कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों यूपी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी के क्रम में आज हम हिंदी का टॉपिक वाक्य रचना लेकर आए हैं। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें से हर बार 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लें ताकि इससे कोई भी प्रश्न आए तो वो आपसे गलत ना हो, कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे और आपको हम प्रश्न भी पढ़ाएंगे। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी किसी भी परीक्षा के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत हम करेंगे वाक्य रचना के जितने भी सब टॉपिक्स हैं इनके बारे में चर्चा करके। यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें वाक्य रचना के अंतर, वाक्य की परिभाषा क्या होती है। वाक्य की परिभाषा की अगर बात करें तो सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो वह वाक्य कहलाता है। देखो, किसी भी वाक्य से उसका अपेक्षित अर्थ जरूर हमें पता चलना चाहिए, तभी वह सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं कुछ लिखा हो तो उससे कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा हो और जो अर्थ है वो हमें समझ में आना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा कि ये क्या है, ये एक वाक्य है। आगे हम देख लेते हैं कि वाक्य के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वैसे ही वाक्य में ढेर सारे तत्व होंगे, लेकिन वाक्य के जो प्रमुख तत्व होते हैं उनको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे पहले तत्व की बात करें तो वो होता है सार्थकता। सबसे पहले हम इनको लाइन से लिख देते हैं, उनके बारे में मैं एक साथ आपको बताऊंगा। दूसरा तत्व होता है योग्यता और तीसरा तत्व होता है आकांक्षा। चौथा तत्व आपका होता है निकटता। पांचवा तत्व होता है पदक्रम। पदक्रम मतलब शब्दों का क्रम में लगा होना भी बहुत ज़रूरी है। और छठा तत्व जो प्रमुख है वो है अन्वय। अब यहाँ पर हम सार्थकता की बात करें। देखो, ये जो सार्थकता होता है ये वाक्य का प्रमुख गुण है। वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ अवश्य होना चाहिए। ऐसा ना है कि कुछ भी लिखा हो और हम उसको वाक्य कह दें। अगर वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो सार्थकता नहीं सिद्ध होगी और वो वाक्य नहीं कहलाएगा। योग्यता की बात करें, कभी कभी वाक्य में ऐसा होता है कि शब्द तो सारे सही लिखे होते हैं लेकिन उसका कुछ अर्थ नहीं निकल पाता, योग्यता उसकी सिद्ध नहीं होती है। जैसे हम कहें कि वाक्यों में भाव का जो बोध कराने वाली है बात, वो वाक्य में ज़रूर होनी चाहिए। जैसे हम मान लो कोई सेंटेंस ले लें कि राजू बाजार की सम्मुख जा रहा है, ये कह दें, तो इसमें शब्द तो सारे सही हैं लेकिन यहाँ पर जो सम्मुख शब्द इस्तेमाल किया गया है वो सम्मुख शब्द इस्तेमाल ना होकर यहाँ पर होना चाहिए राजू बाजार की ओर जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर वाक्य में योग्यता भी सिद्ध होनी चाहिए। आकांक्षा की अगर बात करें तो वाक्य स्वयं में इतना ज़्यादा पूर्ण होना चाहिए कि भाव को समझने की आवश्यकता ना हो। जैसे मान के चलो कोई हम वाक्य कह दें कि जा रहा है, अच्छा ये भी एक तरीके से सारे शब्द सही हैं लेकिन यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि कौन जा रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर आकांक्षा का होना भी जरूरी है। निकटता की बात करें, निकटता का मतलब ये है कि बोलते या लिखते समय वाक्यों के शब्दों में निकटता का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पदक्रम की बात करें तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसमें सभी शब्दों का जो क्रम है वो निश्चित होना चाहिए। मान के चलो हम कह दें कि राम बाजार जाता है, ये तो सही है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं जाता बाजार है राम, तो ये क्या है, ये एक वाक्य नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर इसका क्रम है वो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर अन्वय की अगर हम बात करें, अन्वय का क्या अर्थ है। अन्वय का मतलब ये है कि वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक, काल इत्यादि जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं वाक्य में उनका ठीक ठाक मेल होना चाहिए। यहाँ पर हम किसी भी वाक्य में ये नहीं कह सकते कि राम बाजार जाती है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, राम को पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग बना दिया, तो वो भी गलत हो जाएगा। राम बाजार जाता है, ये इसका सही होगा। यानी अन्वय का मतलब है कि जितना भी व्याकरण का सामग्री होती है वो सब बिल्कुल सही से इस्तेमाल की गई हो।
क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, वाक्य के अंगों की बात करते हैं। वाक्य के अंग, अब वाक्य के अंग कह लें या वाक्य के घटक कह लें, ये दो तरीके के होते हैं। पहला घटक कौन सा होता है और दूसरा घटक कौन सा होता है, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा जो अंग है वो है विधेय। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें किसी भी वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बताया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, मोहन खाना खाता है, ये हमने ले लिया, तो यहाँ पर जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है उद्देश्य। तो यहाँ पर जो मोहन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उद्देश्य। क्लियर हो गई बात। अब अगर इसी जगह हम कहें कि यहाँ पर विधेय क्या है, खाना खाता है, मतलब जो भी बात कही जाती है वो कहलाता है विधेय। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर कोई वाक्य लिखा है उसमें जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उद्देश्य। और जो बात कही जा रही है, जैसे खाना खाता है ये कहा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, विधेय। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं ये आपको समझना जरूरी है। देखो, वाक्य के जो भेद हैं वो दो टाइप पर डिपेंड करता है। देखो, अगर हम कहें इनको कितने आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, दो, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन दोनों आधार पर वर्गीकृत किया जाता है वाक्य को। अब रचना के अंदर भी पार्ट्स हैं, ठीक है, और अर्थ के अंदर भी पार्ट्स हैं। जैसे हम कहें कि रचना के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। देखो, रचना के आधार पर जब वाक्य के भेद किए जाते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सरल वाक्य और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। देखो, यहाँ पर कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। अगर हम कहें कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर लगभग 8 भेद होते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे विधानवाचक और निषेधाचक और आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक और इच्छावाचक और संदेहवाचक और लास्ट है संकेतवाचक। तो ये अर्थ के आधार पर है। अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, 8, और रचना के आधार पर कितने भेद हैं, 3। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हम रचना के आधार पर इसका चर्चा करें, जैसे मान के चलो पहला था सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, सरल वाक्य में केवल एक क्रिया होती है, उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे कह सकते हैं मोहन सो रहा है, यहाँ पर एक क्रिया की जा रही है, यानी यही मुख्य क्रिया है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। अब इसी जगह हम मिश्र वाक्य को देख लेते हैं। मिश्र वाक्य कैसे होते हैं, वे वाक्य जिनमें साधारण वाक्य के साथ एक या फिर एक से अधिक उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि जब तुम घर आओगे तब तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। ठीक, तो ये कैसा वाक्य हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक मेन वाक्य है और दूसरा उपवाक्य है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 क्रियाएं हो रही हैं या एक से अधिक क्रिया हो रही है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब तीसरा जो होता है वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े होते हैं। ठीक है, जब योजक से जुड़ा होगा तब वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब योजक कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देख लो। जैसे अतः, इसलिए, तो, फिर भी, किंतु और परंतु, लेकिन, ये सब क्या है, ये सब योजक हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लें संयुक्त वाक्य का, तो ये कह सकते हैं परिश्रम करो
और सफलता प्राप्त करो। ठीक, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, तो ये हम कह सकते हैं ये किसका उदाहरण है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो भी बताया गया। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, तब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में ज़्यादा आनंद आता है। क्योंकि जब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, और जब कर पाएंगे तभी हमें किसी भी टॉपिक को करने में आसानी होती है, या कह सकते हैं आनंद आता है। यहाँ पर जो आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सरल वाक्य वही होता है जिसमें एक क्रिया होती है, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होगी, वो आपका सरल वाक्य होगा। तो ये आपका सरल वाक्य यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में कि उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कोई बात कही जाती है। ये देखो, मोहन के बारे में बात कही जा रही है, तो इसमें मोहन उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है, इस वाक्य में थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है और मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन हैं, मिश्र वाक्य आपको ढूंढना है। देखो, जो पहला है ये तो सरल वाक्य है, सुधीर पढ़ता है ये भी सरल वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, यहाँ पर योजक लगा हुआ है, योजक के कारण ये क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक, तो अब चौथा ऑप्शन है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, कौन सा मिश्र वाक्य है? अब इसका आंसर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बताइए। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, सीता पढ़ रही है, आकाश में बिजली चमकती है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? अब यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन मिश्र वाक्य है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में किंतु लगा है, यानी ये योजक लगा है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बी वाला सरल वाक्य हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है, और सी ऑप्शन भी सरल वाक्य होगा क्योंकि ये केवल एक ही क्रिया के साथ आया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो डी है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य है। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह कौन सा वाक्य है? राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। अब यहाँ पर आपके सामने और लगा है, इसका ये मतलब है कि ये जो वाक्य है ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। और लगना है मतलब योजक लग गया तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इसमें उद्देश्य आपको बताना है। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, तो यहाँ पर तेंदुलकर के बारे में कहा जा रहा है, तो तेंदुलकर आपका उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि, पद, शब्दांश या फिर भाषा। अगर कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है तो उसे पद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, लिपि तो आपको मालूम है, लिपि वह होती है जिसके ऊपर भाषा निर्भर करती है, जिस पे लिखी जाती वो लिपि हो गई। और जो भाषा होती, भाषा आपको मालूम है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सब क्या भाषा हैं। लिपि जैसे कि देवनागरी। और जो पद होता है, ये अगर कोई ये ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाए। अगला यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है, बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो आपको मालूम है कोई सुन लेगा, कैसे
धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर किसी वाक्य में पदक्रम सही नहीं होगा तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। शब्दों का क्रम जो निर्धारित होता है वो पदक्रम से निर्धारित होता है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो यहाँ पर देखो हमारी इच्छा है, ये हमारी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये किसी की इच्छा के अनुसार ये बात कही जा रही है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो मैंने बताया था वाक्य के दो आधार पर भेद किए जा सकते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर कुल कितने भेद हैं? वो हैं 3। कौन कौन से? सरल, मिश्र और संयुक्त। और अगर कभी ये आ जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताओ तो वो 8 होते हैं। तो रचना की दृष्टि से 3 भेद, सरल, मिश्र और संयुक्त। आज राधा गीत गाएगी, ये कौन सा वाक्य है? एकदम सरल है, एकदम सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक क्रिया हो रही है। तो ये आपका हो जाएगा आज राधा गीत गाएगी, सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, और का मतलब लग गया योजक। तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, अभी मैंने आपको बताया। प्रश्न संख्या 15 है वाक्य के प्रमुख अंग कितने हैं? तो वाक्य के प्रमुख अंग हैं 2, उद्देश्य और विधेय। अगला पॉइंट है वाक्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? सार्थकता, पदक्रम, आकांक्षा या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों वाक्य के प्रमुख तत्व हैं। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में 6 प्रमुख तत्व पढ़ाए थे। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम या फिर अनुवय। तो ये 6 तत्व आपको बताए थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाक्य का प्रमुख गुण क्या है? वाक्य का प्रमुख गुण क्या है? मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जो प्रमुख गुण था वो था सार्थकता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही इसका पहला गुण मैंने बताया था, और ये भी बताया था कि ये इसका प्रमुख गुण है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था 2 आधार पर किया जाता है। कौन कौन सा? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन 2 आधारों पर वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पर दे रखा है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आश्चर्य है कि वह जीत गया, किस प्रकार का वाक्य है? आश्चर्य है कि वह जीत गया, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, जटिल वाक्य। तो ये है आपका मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर मैंने अभी आपको बताया था कि वाक्य के 8 भेद होते हैं। 21 का जो ऑप्शन सी है वो सही उत्तर होगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है सूर्य पूरब से निकलता है, किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक या फिर प्रश्नवाचक। सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये कैसा है? सूर्य किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना है। तो ये विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, क्या है? विधानवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें विधानवाचक वाक्य में क्या होता है कि कोई भी वाक्य होता है उसमें कोई सूचना मिल रही होती है, सामान्य सूचना मिल रही होती है, किसी कार्य के होने की बात कही होती है, तो वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, किस प्रकार का वाक्य कहलाता है? तो वो कहलाता है विस्मयवाचक वाक्य। अब यहाँ पर इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से संकेतवाचक वाक्य सुनिए। सालू आज बनारस नहीं जाएगा। सतनाम तुम्हारा घर कहाँ है? कितना सुंदर दृश्य है। यदि तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते तो पास हो जाते। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 24वें प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट में बताना है। अब अगर लास्ट तक आपने वीडियो देखा है तो निश्चित तौर पर आप सीरियस रूप में पढ़ाई कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।